नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो अप बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने बॉटनी का पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया। आज से हम जूलॉजी का पोर्शन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जूलॉजी के पोर्शन का हमारा प्रथम लेसन और बुक का 21वां लेसन मानव का अध्यावरणीय तंत्र है। जो साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वे हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आज स्टार्ट करते हैं मानव का अध्यावरणीय तंत्र। अध्यावरण क्या होता है? ये दो वर्डों से मिलकर बना है, अधि प्लस आवरण। अधि का मतलब होता है सतह के ऊपर और आवरण का मतलब है घेरा, यानी शरीर की सतह के ऊपर जो घेरा पाया जाता है, शरीर के चारों ओर जो घेरा पाया जाता है उसे हम अध्यावरण कहते हैं। मनुष्य में बाह्य अध्यावरण के रूप में, मनुष्य के बाह्य अध्यावरण के रूप में क्या पाई जाती है? हमारे शरीर को चारों ओर से कौन घेरे रखती है? त्वचा घेरे रखती है। यानी मानव के अंदर अध्यावरण के रूप में त्वचा पाई जाती है। त्वचा एवं त्वचा से बनी रचनाओं को, त्वचा एवं त्वचा से बनी रचनाओं को सम्मिलित रूप से मानव का अध्यावरणीय तंत्र कहा जाता है। यानी मनुष्य के अंदर बाह्य अध्यावरण के रूप में क्या पाई जाती है? त्वचा, और त्वचा से बनी कुछ रचनाएं हैं, जैसे अपने बाल होते हैं ये आ जाएंगे, या त्वचा के ऊपर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं वो आ जाएंगी। उन सब को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मानव का अध्यावरणीय तंत्र कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं त्वचा से। त्वचा, अब त्वचा की हम औतकी की बात करें तो मानव जो त्वचा होती है उसे दो भागों में बांटा जाता है। मानव की त्वचा को दो भागों में बांटा जाता है। इसका पहला भाग होता है अधिचर्म और दूसरा भाग होता है चर्म। दूसरा भाग क्या होता है? चर्म। अधिचर्म और चर्म। अधिचर्म के बारे में स्टार्ट करते हैं। अधिचर्म को, अधिचर्म, हाँ जी, जिसको हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस हो जाएगा और ये डर्मिस। अधिचर्म, इसकी जो उत्पत्ति होती है, अधिचर्म की उत्पत्ति है वो भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है। भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है। अभी भ्रूणीय एक्टोडर्म क्या होती है? जब युग्मनज बनता है तो युग्मनज के चारों ओर जैसे डिवाइडेशन आरंभ होते हैं तो उस समय युग्मनज से मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला बनते हैं, तो इसके चारों ओर 3 लेयरें बनती हैं। कितनी लेयर पाई जाती हैं? 3 लेयर। सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं। बीच वाली है उसको मीजोडर्म कहा जाता है, और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म होती है। एंडोडर्म होती है। ये युग्मनज है। इसके चारों ओर 3 लेयरें हैं, क्योंकि मानव त्रिस्तरीय प्राणी है। 3 लेयर पाई जाती हैं। जो भ्रूणीय अवस्था में कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर। अब ये जो 3 लेयर हैं, सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म,
मीजोडर्म और एंडोडर्म। अधिचर्म का निर्माण किससे होता है? इस एक्टोडर्म से होता है, सबसे बाहर वाली लेयर से अधिचर्म का निर्माण होता है। इसमें रुधिर वाहिनियां नहीं होती, अधिचर्म में रुधिर वाहिनियां नहीं होती हैं, रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। जिन भागों में रगड़ लगती है, घर्षण होता है, रगड़ लगती है अर्थात घर्षण होता है, घर्षण जहाँ पे भी होता है, जैसे अपने हाथों की हथेली की बात करें, हथेली, तलवे, जहाँ पे घर्षण होता है या रगड़ लगती है, जैसे अपने हाथों के अंदर रगड़ लगती है, तो जिन भागों में रगड़ लगती है वहाँ अधिचर्म कैसी पाई जाती है? मोटी होती है। वहाँ अधिचर्म कैसी होती है? मोटी होती है। और सबसे पतली अधिचर्म या अधिचर्म जो है वो सबसे पतली नेत्र के कोर्निया भाग में पाई जाती है। नेत्र के कोर्निया में जो अधिचर्म है वो सबसे पतली होती है, सबसे पतली होती है। अधिचर्म की कोशिकाएं अनेक परतों से मिलकर बनी होती हैं। अधिचर्म है, इसकी कोशिकाएं कई परतों से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए इसे स्तरित या लेयर्ड स्तरित एपिथीलियम, स्तरित एपिथीलियम ऊतक भी कहा जाता है। अधिचर्म है वो कई परतों से मिलकर के बना होता है, इसलिए अधिचर्म को स्तरित एपिथीलियम ऊतक भी कहा जाता है। अब अंदर से बाहर की ओर अधिचर्म को क्रमशः 5 भागों में बांटा जाता है। अंदर से बाहर की ओर अधिचर्म को कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में। जैसे ये अधिचर्म है, इसकी 5 लेयर हो गई। जैसे ये लेयर है, ये सबसे अंदर की हो गई और ये सबसे बाहर की हो गई। ये पहली लेयर हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, ये चौथी और ये 5वीं लेयर। तो ये जो अधिचर्म है इसको अंदर से बाहर की ओर 5 परतों में बांटा जाता है। ये जो सबसे अंदर की ओर का स्तर होता है इसे अंकुरण स्तर कहते हैं। अंकुरण या फिर इसका नाम मेलपीगी भी है, मेलपीगी। दूसरा होता है सूल स्तर, सूल स्तर। तीसरा होता है कणी स्तर, कणी स्तर। चौथा होता है स्वच्छ स्तर, स्वच्छ स्तर। और 5वां जो होता है इसे किरण स्तर बोलते हैं, किरण स्तर। 5 परतें हैं। सबसे अंदर की ओर अंकुरण या मेलपीगी स्तर, दूसरा सूल स्तर, तीसरा कणी स्तर, चौथा स्वच्छ स्तर और सबसे बाहर वाला किरण स्तर। चलिए अब इनको एक एक करके देखते हैं। अंकुरण या मेलपीगी स्तर। पहला अंकुरण या फिर इसको मेलपीगी बोलते हैं, मेलपीगी स्तर। हाँ जी, यह अधिचर्म का कौन सा स्तर है? सबसे अंदर वाला। यह अधिचर्म का सबसे भीतरी स्तर है जो चर्म के ठीक ऊपर पाया जाता है। जैसे अधिचर्म के नीचे अपन ने क्या बताई थी? चर्म। अधिचर्म के ठीक नीचे चर्म, तो चर्म के ठीक ऊपर कौन पाया जाता है?
अंकुरण स्तर, यानी इससे नीचे की ओर क्या स्टार्ट हो जाएगा, चर्म वाला भाग, चर्म वाला भाग आरंभ हो जाता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं ये जीवित होती हैं। कोशिकाएं किस अवस्था में पाई जाती हैं, जीवित अवस्था में होती हैं, और चर्म में स्थित रुधिर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करती हैं। ये पोषण कहाँ से प्राप्त करेंगी, चर्म के अंदर, चर्म में पाई जाने वाली रुधिर कोशिकाओं से, रुधिर कोशिकाओं से ये भोजन प्राप्त करती हैं। ये विभाजित होती रहती हैं तथा नई परतें बनाकर बाहर की ओर खिसकती रहती हैं, यानी ये डिवाइड होती रहेंगी और डिवाइड होकर के बाहर की ओर, यानी अंकुरण स्तर कुछ समय बाद सूल स्तर में, सूल स्तर है वो कणी स्तर में, कणी स्तर है वो स्वच्छ ऐसे बाहर की ओर, जैसे अपने त्वचा की एक एक लेयर उतरती रहती ना, ठीक इसी प्रकार ये भी बाहर की ओर खिसकती रहती है। इन कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं, और जिनको हम रेड पोस्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इस तरह से अंगुली नुमा उभार इस टाइप में पाए जाते हैं। इन अंगुली नुमा उभारों को क्या कहा जाता है, रेड पोस्ट कहा जाता है। इन कोशिकाओं के बीच बीच में क्या पाई जाती हैं, वर्णक कोशिकाएं, वर्णक सेल्स हैं। इनके बीच बीच, जैसे ये कोशिकाएं अंकुरण स्तर की, तो बीच में क्या पाई जाती हैं, वर्णक कोशिकाएं। वर्णक कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है, जैसे वर्णक कोशिकाएं में मेलेनिन वर्णक पाया जाता है, मेलेनिन वर्णक पाया जाता है जो त्वचा को रंग प्रदान करता है, जो त्वचा को रंग, यानी मेलेनिन ज्यादा रहेगा तो त्वचा का रंग गहरा होगा, और मेलेनिन की मात्रा कम होगी तो त्वचा का रंग उतना ही हल्का होगा। दोबारा से समझ लीजिए, अंकुरण स्तर है वो अधिचर्म का सबसे भीतरी स्तर है, चर्म के ऊपर पाया जाता है। कोशिकाएं इसकी जीवित होती हैं, विभाजनशील होती हैं, चर्म में पाई जाने वाली रुधिर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं जिसे रेड पोस्ट कहा जाता है। कोशिकाओं के मध्य में वर्णक कोशिकाएं होती हैं, वर्णक कोशिकाओं में मेलेनिन वर्णक पाया जाता है जो त्वचा को रंग प्रदान करता है, जो त्वचा को क्या करता है, रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। दूसरा अब हम स्टार्ट करते हैं सूल स्तर। दूसरा है सूल या फिर स्पाइनोसम, स्पाइनोसम स्तर, सूल या स्पाइनोसम स्तर। ये जो स्तर है ये अंकुरण स्तर से बाहर की ओर होता है। अंकुरण स्तर से बाहर की ओर कौन सा पाया जाता है, सूल स्तर। ये अपन पहले ही देख चुके हैं, जो कई कोशिकीय परतों से बना होता है। इन कोशिकाओं, जो इस स्तर की कोशिकाएं हैं, वे अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करती हैं। ध्यान रखना, अधिचर्म को दृढ़ता कौन प्रदान करेंगी, सूल स्तर की कोशिकाएं। तीसरा है कणी या ग्रेन्युलोसम स्तर। कणी बोल दो या ग्रेन्युलोसम स्तर, ग्रेन्युलोसम स्तर। ये जो कणी या ग्रेन्युलोसम स्तर है ये सूल स्तर के ऊपर पाया जाता है, सूल स्तर से बाहर की ओर होता है। ये अपन यहाँ पे देख चुके, ये लगातार अपन अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, अंदर से बाहर की ओर। तो अंकुरण, अंकुरण के ऊपर या अंकुरण से बाहर की ओर सूल स्तर, सूल स्तर से बाहर की ओर कणी स्तर, कणी स्तर से बाहर स्वच्छ स्तर, और सबसे बाहर किरण स्तर।
तो ये जो कणी स्तर है ये कहाँ पाया जाएगा? सूल स्तर से बाहर की ओर पाया जाता है। और इस स्तर की जो कोशिकाएं हैं उनके कोशिका द्रव में कैरेटोहाइलिन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? कैरेटोहाइलिन प्रोटीन के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। कैरेटोहाइलम प्रोटीन के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। चौथा स्तर है जिसको हम स्वच्छ या ल्यूसीडियम स्तर कहते हैं। स्वच्छ या फिर ल्यूसीडियम स्तर। चौथा क्या है? स्वच्छ या ल्यूसीडियम स्तर। ये जो स्तर है ये कणीय स्तर से बाहर की ओर पाया जाता है। कणीय स्तर से बाहर की ओर या कणीय स्तर से बाहर की ओर पाया जाता है। इस स्तर की जो कोशिकाएं हैं इनके कोशिका द्रव में एलिडीन प्रोटीन पाई जाती है। एलिडीन प्रोटीन पाई जाती है जो कैरेटोहाइलिन के विघटन से, यानी कैरेटोहाइलिन विघटित होकर के एलिडीन प्रोटीन का निर्माण करती है। एलिडीन प्रोटीन स्वच्छ स्तर की कोशिकाओं में होती है। इन कोशिकाओं का केंद्रक है वो नष्ट हो जाता है। इन कोशिकाओं का केंद्रक है वो नष्ट हो जाता है। इन कोशिकाओं का केंद्रक नष्ट हो जाता है। ये स्तर त्वचा को जलरोधी बनाता है। कैसा बनाता है? ये स्तर त्वचा को जलरोधी बनाता है, अर्थात त्वचा के लिए जलरोधक का काम स्वच्छ या लेसीडियम स्तर द्वारा किया जाता है। पांचवा आता है जिसको अपन किरण स्तर या कोर्नियम स्तर बोलते हैं। कोर्नियम स्तर यानी यह अधिचर्म का सबसे बाहरी स्तर होता है। अधिचर्म का सबसे बाहरी स्तर है, यानी सबसे बाहर अपने त्वचा है, त्वचा से सबसे बाहर का जो लेयर होती है उसको अपन किरण स्तर बोलते हैं, जो पतली, चपटी और निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है। पतली, चपटी, निर्जीव, यानी ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? निर्जीव होती हैं। इस स्तर में एलिडीन युक्त जो कोशिका द्रव है वो सूख जाता है, क्योंकि ये स्वच्छ स्तर एक ना एक दिन क्या बन जाता है? किरण स्तर बन जाता है। स्वच्छ स्तर एक ना एक दिन तो क्या होता है? एलिडीन है, ये एलिडीन सूख जाता है तथा मृत पदार्थ क्रेटीन में बदल जाता है। यानी एलिडीन है वो एक दिन किस में बदल जाएगा? क्रेटीन के अंदर बदल जाता है। क्रेटीन को हार्न भी बोलते हैं, हार्न के अंदर बदल जाता है। हथेली व तलुओं में किरण स्तर है वो मोटा होता है। हथेली और तलुओं के अंदर किरण स्तर है वो अपेक्षाकृत अन्य भागों से मोटा होता है, क्योंकि इन भागों में घर्षण अधिक लगने के कारण ये स्तर है ये मोटा हो जाता है। कई बार ये प्रश्न आता है किरेटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन किसे कहते हैं? ये पांचों पार्ट हमारे हो गए त्वचा के। पहला अंकुरण स्तर आया था, दूसरा सूल स्तर, तीसरा कणी स्तर, चौथा स्वच्छ स्तर और अंत वाला सबसे बाहर की ओर किरण स्तर। प्रश्न आता है किरेटिनाइजेशन या इसको श्रृंगी भवन भी बोलते हैं। श्रृंगी भवन, हाँ जी।
अधिचर्म के किण स्तर में निर्जीव क्रिएटिन, ये कहने का मतलब ये अधिचर्म के कौन से स्तर में? किण स्तर में, सबसे बाहर वाले स्तर में। अधिचर्म के किण स्तर में निर्जीव, किण स्तर में क्या बन जाए? निर्जीव क्रिएटिन बन जाए। अधिचर्म के किण स्तर में निर्जीव क्रिएटिन बनने की क्रिया को ही क्रिएटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से भी कई बार ये वैसे कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है कि क्रिएटिनाइजेशन क्या है। तो क्रिएटिनाइजेशन यानी कोर्नियम स्तर या किण स्तर के अंदर जो ये एलिडीन है वो एलिडीन सूख करके किस में बदल जाता है? निर्जीव क्रिएटिन के अंदर बदल जाता है। और किण स्तर के अंदर निर्जीव क्रिएटिन का बनना ही क्रिएटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन कहलाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा जंतुओं के बाह्य कंकाल यानी क्रिएटिनाइजेशन क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा? क्रिएटिनाइजेशन क्रिया के द्वारा जंतुओं के अंदर बाह्य कंकाल का निर्माण होता है। बाह्य कंकाल का निर्माण होता है। बाह्य कंकाल में कौन आते हैं? बाह्य कंकाल के अगर हमारे शरीर के बाह्य कंकाल की बात करें तो बाल, नाखून, पशुओं के अंदर खुर, पशुओं में खुर होते हैं वो, सींग होते हैं वो, ये बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। ये अधिचर्म वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा चर्म। दूसरा चर्म। हाँ जी, इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मीजोडर्म से होती है। ये जो चर्म है इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मीजोडर्म, अभी बताया था भ्रूणीय मेजोडर्म क्या होता है? जो भ्रूणीय अर्थात जब शिशु भ्रूणीय अवस्था में होता है उसके ऊपर कितनी लेयरें होती हैं? 3 लेयर। सबसे बाहर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो ये जो भ्रूणीय मीजोडर्म से चर्म का निर्माण होता है। अधिचर्म का निर्माण अभी बताया था भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। चर्म है वो कहाँ पाई जाती है? अधिचर्म से, अधिचर्म के नीचे पाई जाती है। इस स्तर का अधिकांश भाग किससे बना होता है? तंतुमय संयोजी ऊतक से। तंतुमय संयोजी ऊतक से चर्म का निर्माण होता है। चर्म को कितने भागों में बांटा जाता है? चर्म को 2 भागों में बांटा जाता है। चर्म को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। पहला है पेपिलरी स्तर, पेपिलरी स्तर, और दूसरा आता है जालिका स्तर। पेपिलरी स्तर और जालिका स्तर। हाँ भाई, पेपिलरी स्तर की बात करें तो यह अंकुरण स्तर के ठीक नीचे होता है। अपन अधिचर्म का अंकुरण स्तर बताया था भाई, 5 लेयरें हो गई अधिचर्म की। तो अधिचर्म के ठीक नीचे चर्म, और चर्म का कौन सा भाग? पेपिलरी, यानी अंकुरण स्तर के ठीक नीचे पेपिलरी, और पेपिलरी के नीचे ये वाला जालिका। हाँ, तो पेपिलरी है ये अंकुरण स्तर के ठीक नीचे होता है, जो पतले कोलेजन तंतुओं से बना, पतले लचीले कोलेजन तंतुओं से, कोलेजन तंतुओं से बना होता है। इसमें जो रुधिर वाहिनियां हैं वो अधिक मात्रा में होती हैं। रुधिर वाहिनियां होती हैं, ब्लड की जो नलिकाएं होती हैं वो अधिक मात्रा में होती हैं। रुधिर वाहिनियां अधिक होती हैं। दूसरा जालिका स्तर, ये कहाँ बताया? पेपिलरी के नीचे।
कहाँ पाया जाता है? पेपिलरी स्तर के नीचे पाया जाता है, पेपिलरी स्तर से मोटा होता है और ये मोटे कोलेजन तंतुओं से, मोटे कोलेजन तंतुओं से बना होता है। इस भाग में त्वक ग्रंथियां, जालिका भाग में क्या क्या पाई जाती हैं? त्वक ग्रंथियां यानी त्वचा की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें पसीना ग्रंथियां वगैरह, स्वेद ग्रंथियां वगैरह ये आ जाएंगी। त्वक ग्रंथियां आती हैं। रोम पुटिकाएं, अपने बाल की जो पुटिकाएं हैं वो धसी रहती हैं, रोम पुटिकाएं पाई जाती हैं। त्वक संवेदांग पाए जाते हैं, त्वक संवेदांग होते हैं और वसा का स्तर पाया जाता है, वसा का स्तर पाया जाता है। चर्म का निचला भाग, जो चर्म है इसका सबसे निचला भाग है वो वसा से बना होता है, जो एक तरीके से ताप रोधी का काम करता है और शरीर को सुडौल बनाता है। अब हम यहाँ पे चर्म के या त्वचा के व्युत्पन्न पढ़ेंगे। ये अपना चर्म वाला भाग हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है त्वचा के व्युत्पन्न, त्वचा के व्युत्पन्न। हाँ जी, त्वचा के व्युत्पन्न में अपन पढ़ेंगे रोम को, रोम एवं उसकी संरचना। तो रोम की बात करें हम, कई बार जैसे आपने भाई बाल उखड़ के आ जाता है तो रोम का निचला भाग आपने देखा होगा मोटा होता है। जैसे ये अपनी त्वचा है, ये वाला हिस्सा है ये अधिचर्म वाला है, ये वाला हिस्सा है ये चर्म वाला है। मैं एक संरचना बना रहा हूं रोम की। इस तरह से एक रोम की संरचना होती है। रोम पाया जाता है, रोम या बाल की संरचना होती है। हाँ जी, रोम की संरचना की बात करें, ये जो रोम है अधिचर्म की जो सजीव अंकुरण स्तर से बनते हैं। सजीव जो सबसे नीचे वाला है अंकुरण स्तर अधिचर्म का, वहां से बनते हैं। ये अंकुरण स्तर है और ये वाला भाग अंदर की ओर धसा रहता है। जैसे ये अंकुरण स्तर हो गया अधिचर्म का, ये अंकुरण स्तर हो गया। हाँ जी, अब इसकी संरचना की बात करें तो संरचना के कुछ भाग हैं। पहला आता है जिसे रोम पुटक, रोम पुटक। तो ये रोम का आधार भाग होता है जो चर्म में धसा रहता है। इसकी संरचना थैलेनुमा होती है। ये वाला जो भाग है ना आधार भाग, ये वाला आधार भाग, इसको रोम पुटक बोलते हैं। हाँ भाई, रोम पुटक है, ये रोम या बाल का सबसे आधारी भाग है। रोम का आधारी भाग रोम पुटक कहलाता है, जो चर्म के अंदर धसा रहता है और ये नीचे से ऐसे थैलीनुमा होता है। दूसरा होता है भाग रोम की जड़, रोम की जड़। हाँ भाई, रोम पुटक के तल पर रोम की जड़ पाई जाती है।
जो चर्म के अंदर, जैसे ये चर्म वाला भाग है ना, यहाँ पे ये वाला भाग है, ये वाला हिस्सा, ये रोम की जड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? रोम की जड़ कहलाती है। और रोम की जड़ है वो कहाँ पे धसी रहती है? चर्म वाले भाग में। कौन से भाग में? ये चर्म वाले भाग में। तीसरा भाग आता है इसका रोम पेपिला। रोम पेपिला यानी रोम पुटक के पेंदे पर एक गड्ढा टाइप में होता है, ये वाला गड्ढा। रोम पुटक के जो पेंदे पर एक गड्ढा होता है, रोम पुटक के पेंदे के ऊपर क्या पाया जाता है? पेंदे पर जो गड्ढा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रोम पेपिला बोलते हैं। जो चर्म की कोशिकाओं, चर्म की जो रुधिर कोशिकाएं हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं यहाँ पे और गुच्छा बना लेती हैं। इस गुच्छे को अपन यहाँ पे जो रोम के इस गड्ढे के अंदर क्या पाई जाती हैं? रुधिर कोशिकाएं इकट्ठा होकर के एक गुच्छा टाइप में बना लेती हैं। इस गुच्छे को रोम पेपिला कहा जाता है। इस पेपिला में जड़ें, इस पेपिला से जो ये जड़ें होती हैं रोम की, ये पोषण प्राप्त करती हैं। यानी यहाँ से जड़ें पोषण प्राप्त करती हैं, पोषण लेती हैं। चौथा भाग आता है इसका रोम कांड। रोम कांड यानी चर्म से बाहर की ओर, ये चर्म वाला भाग है। चर्म से बाहर की ओर त्वचा की सतह पर निकला, ये त्वचा की सतह पे यहाँ पे निकल गया। ये वाला भाग है जो त्वचा से बाहर हमें दिखाई दे रहा है, इसको अपन रोम कांड बोलते हैं। रोम कांड कहा जाता है। ये ठोस होता है, यानी त्वचा से बाहर निकला जो ठोस भाग है वो रोम कांड कहलाता है। ये निर्जीव होता है। रोम कांड है वो कैसा होता है? निर्जीव भाग होता है। निर्जीव भाग है क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते ये किरेटेनाइजेशन की क्रिया हो जाती है। किरेटेनाइजेशन की क्रिया हो जाने के कारण जो रोम कांड है ये कैसा होता है? निर्जीव होता है। रोम कांड है, इसके 3 भाग हैं। जैसे ये बाहर की ओर निकला हुआ है रोम कांड, इसके 3 भाग हैं। ये सबसे बीच का, ये सबसे बाहर की ओर का जो भाग है इसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ये जो वाला, ये वाला भाग है इसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल या उपत्वचा यानी रोम का सबसे बाहरी भाग, बाहरी स्तर क्या कहलाता है? क्यूटिकल कहलाता है। दूसरा इससे भीतर की ओर है उसको अपन, ये जो भीतर की ओर है इसे वल्कुट कहते हैं। क्या कहा जाता है? वल्कुट। यानी वल्कुट है वो मध्य भाग होता है। क्या होता है? मध्य भाग होता है और कई स्तरों से बना होता है। और इस मध्य भाग की कोशिकाओं में, यानी वल्कुट की जो कोशिकाएं हैं इनके अंदर रंगा कण पाए जाते हैं। रंगा कण पाए जाते हैं। वल्कुट की कोशिकाओं में रंगा कण पाए जाते हैं जो बालों को रंग प्रदान करते हैं। बालों को रंग प्रदान करते हैं। बालों को रंग प्रदान करने के लिए रंगा कण वल्कुट की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। रंग कणिकाओं की कमी के कारण वल्कुटी जो कोशिकाएं हैं, ये रंग कण अगर कम हो जाएं तो वल्कुटी कोशिकाओं के अंदर क्या भर जाती है? हवा भर जाती है। रंगा कण कम होने पर वल्कुटी कोशिकाओं में हवा भर जाती है जिसके कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं।
बाल सफेद हो जाते हैं। सबसे भीतर वाला भाग है ये वाला, सबसे भीतर का मध्य वाला, इसको अपन मेडुला या मध्यांश बोलते हैं, मेडुला या फिर मध्यांश कहते हैं। यानी ये रोम का सबसे भीतरी भाग है जो षटकोणीय कोशिकाओं से बना होता है, षटकोणीय कोशिकाओं से। मेडुला है वो रोम का सबसे भीतरी भाग है और षटकोणीय कोशिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट इस भाग का पांचवा आता है एरेक्टर पिलाई पेशियां। एरेक्टर पिलाई पेशियां, एरेक्टर पिलाई पेशियां यानी ये विशेष प्रकार की अरेखित तंतुओं से बनी पेशियां हैं। अरेखित तंतुओं से, ध्यान रखना जो रेखित तंतु होते हैं उन पे मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, अरेखित पेशियों के ऊपर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है। यानी अरेखित पेशियां हैं उनके ऊपर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होगा। और एरेक्टर पिलाई पेशियां कैसी हैं? अरेखित पेशियां होती हैं जो बालों की गति का संचालन करती हैं। यानी बालों की जो गति है उनका संचालन किनके द्वारा किया जाता है? एरेक्टर पिलाई पेशियों द्वारा किया जाता है। जब एरेक्टर पिलाई पेशियां संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ती हैं, एरेक्टर पिलाई पेशियां सिकुड़ती हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं। जैसे अचानक भाई भय की स्थिति में या ठंड लगने पर बालों का खड़ा हो जाना क्या कहलाता है? वह किसके कारण होता है? एरेक्टर पिलाई पेशियों के कारण। यानी ठंड या फिर भय के समय जैसे हमारे हाथों के ये बाल हैं ये खड़े हो जाते हैं, तो वो बालों का जो खड़ा होना क्या कहलाता है? किसके कारण होता है? सॉरी, एरेक्टर पिलाई पेशियों के कारण होता है। ये अपना रोम वाला भाग था। कल के वीडियो में इससे आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।